नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम अपनी इंडस्ट्री प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं डिस्कस करता हूँ। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ मैं आपके सामने, और इसमें फर्दर एक अमेंडमेंट आई है ना? तो वो डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेके जो मास्टर डायरेक्शन इशू किया है आरबीआई ने। तो हम आरबीआई की चीज़ पढ़ेंगे या आरबीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो हम आरबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये है आरबीआई का वेबसाइट, ठीक है। वहाँ पे आप देखो मास्टर डायरेक्शन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अपडेट हुआ है ये एज ऑन नवंबर 21 2022, रिसेंटली अपडेट हुआ है, ठीक है। तो ये हम समझेंगे कि ये क्या है। और देखो ये मास्टर डायरेक्शन किसको दिया गया है। मास्टर डायरेक्शन दिया गया है टू ऑल ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी। ऑथराइज्ड डीलर कौन होते हैं, एडी कौन होते हैं, जो हमारे शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एंट्री को हैंडल करते हैं। तो ऑथराइज्ड डीलर आरबीआई ने डिक्लेयर कर रखे हैं, वो सारे हमारे बैंक्स होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि ऑथराइज्ड डीलर को उन्होंने लिखा है बैंक्स एंड ऑथराइज्ड बैंक ही है, ठीक है। तो अब समझते हैं कि इसमें क्या है। देखो इसका इंडेक्स देख लेते हैं, मास्टर डायरेक्शन का इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इंडेक्स। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है, जनरल गाइडलाइंस फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट करने में क्या है, रेमिटेंस ऑफ इंपोर्ट पेमेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेमिटेंस ऑफ इंपोर्ट पेमेंट। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने या लोगों ने जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि ये जो इंपोर्ट पेमेंट करते हैं उसमें इश्यूज आ जाते हैं कि अगर हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया, तो बैंक उसके क्लोज करने की बात नहीं करता है, या बैंक कहता है कि नहीं आपने सही पेमेंट नहीं किया है। तो वो क्यों बोलता है, तो वो हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है इसमें, रेमिटेंस फॉर इम्पोर्ट पेमेंट, इंपोर्ट लाइसेंस, ये सारी चीज़ें, टाइम लिमिट फॉर सेटलमेंट इंपोर्ट पेमेंट, कितने टाइम में हमें पेमेंट सेटल करना होता है, ये भी ठीक है। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं एडवांस रेमिटेंस, ये भी आपके काम की चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन इंपोर्ट बिल, ये कोई इतना नहीं है। रेमिटेंस अगेंस्ट, ये नहीं है। गारंटी गारंटी गारंटी, ठीक है, ये नहीं है। और क्या है, तो इसमें दो तीन पॉइंट हैं जिससे कुछ क्वेरीज का जवाब दिया जा सकता है। तो पढ़ लेते हैं ये दो तीन पॉइंट क्या है, ठीक है ना, और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे डील करेंगे, अपने बैंक से डील करेंगे, अपने बैंकर से डील करेंगे, और हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्या उनको प्रेजेंट करेंगे, या कोई बैंकर बोलेगा तो उसको काउंटर कैसे करेंगे। काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हम भी तो आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन लेके जा सकते हैं, आरबीआई का सर्कुलर लेके जा सकते हैं, या जो भी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई भी सर्कुलर है, तो वो हमारे वैलिड प्रूफ बनेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे देखो यहाँ पे आप क्या है, मास्टर डायरेक्शन है, सबसे पहले 4 फरवरी 2016 को अपडेट किया गया इसे। फिर उसके बाद बहुत सारी अपडेट्स हुई, अपडेट्स होते होते अब ये देखो अपडेटेड एज ऑन नवंबर 21 2022। तो 21 नवंबर को इसमें लेटेस्ट अपडेट्स है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं ये अपडेट देने वाले कौन है। देखो चीफ जनरल मैनेजर विवेक श्रीवास्तव जी हैं, आरबीआई का डॉक्यूमेंट है ये, तो हम इसे बिल्कुल सही मानेंगे। इसमें सबसे पहले इंडेक्स में हमें क्या देखना है, हम ये इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट पेमेंट। आपको इतना तो पता ही होगा कि जो इंपोर्ट ट्रेड है, इंपोर्ट ट्रेड वो कौन डील करता है इंपोर्ट के साथ। तो रेगुलेट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, डायरेक्शन कौन देता है। तो देखो आरबीआई ने काम दे रखा है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड जो वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ऑपरेट होती है, उसके अंदर ये है, ठीक है। तो ये देखो क्या है, रेगुलेटेड बाय डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। डीजीएफटी रेगुलेट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस किस मिनिस्ट्री में, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में
डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सॉरी, ये गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है। ऑथराइज डीलर बैंक को ड्यूटी दे दी है कि भैया आप फेमा के रेगुलेशंस को मानते हुए सारी चीज़ें रेगुलेट करोगे। तो इसीलिए ना आप कोई भी शिपिंग बिल या फिर बिल ऑफ एंट्री को क्लोज कराने की बात आती है या उसके अगेंस्ट पेमेंट करने की बात आती है, उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव, जैसे शिपिंग बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव करोगे क्योंकि वो एक्सपोर्ट के टाइम पे शिपिंग बिल जनरेट होता है। बिल ऑफ एंट्री के केस में आप पेमेंट करोगे, तो ये पेमेंट रिसीव करना इनवर्ड रेमिटेंस और आउटवर्ड रेमिटेंस दोनों को कौन करता है? ऑथराइज डीलर रेगुलेट करता है। इसलिए बैंक का रोल आ जाता है और ऑथराइज डीलर की ड्यूटी दे दिए, किसी शिपिंग बिल के अगेंस्ट पेमेंट आ गई तो भैया तुम बीआरसी इशू करो और उस शिपिंग बिल को क्लोज करो ईडीपीएमएस में। और इंपोर्ट के केस में क्या कर दिया, देखो किसी भी बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट तुमने पेमेंट कर दिया, तुम्हारे बैंक से पेमेंट हो गई है, तो उस बिल ऑफ एंट्री को क्लोज कर दो आईडीपीएमएस में। थोड़ा बहुत लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ लेंगे। ओके जी, एडी एडी जो है ना ऑथराइज डीलर, उसकी बहुत इंपॉर्टेंसी है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के काम में, ठीक है। तो देखो एडी क्या है, बैंक शुड फॉलो नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर, बैंक को नॉर्मल बैंकिंग प्रोसीजर फॉलो करना है। प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स वाइल ओपनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ये इनका काम लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन, लेटर ऑफ क्रेडिट पे हम कभी और डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। तो इनकी क्या क्या ड्यूटीज है देखो। एडी कैटेगरी बैंक में ऑल्सो एडवाइज इम्पोर्टर्स, इम्पोर्टर्स को एडवाइस करते हैं टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वेर एवर एप्लीकेबल। एडी कहता है कि भैया इस इम्पोर्ट की पेमेंट तुम कर रहे हो ना, तो इसमें इनकम टैक्स एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है। इनकम टैक्स एक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर्म 15 सी और फॉर्म 15 CB की रिक्वायरमेंट होती है, सेक्शन 195 में जो पेमेंट होती है इम्पोर्ट के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो भी देखना है तुम्हें। तो बैंक को सिर्फ आरबीआई के रेगुलेशंस या डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करना या फिर कस्टम के ही चीज़ों को नहीं देखना, ईडीपीएमएस आईडीपीएमएस के अलावा, फेमा के अलावा उनको इनकम टैक्स को भी इंश्योर करना है कि इनकम टैक्स की लीगल चीज़ों को कंप्लायंसेस हो रही है या नहीं हो रही है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन में, ठीक है। ये देखो वो फिर आरबीआई कैसे जुरिडिक्शन रीजनल ऑफिसर अपॉइंट करता है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में, वो सब एक अलग चीज़ है। जनरल गाइडेंस में यही देख लो कि बस एडी कैटेगरी जो है, एडी बैंक है, वो अपना केवाईसी करा लेती है, ठीक है ना। और आपका भी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्टर हैं तो होता भी हो चुका होगा, ठीक है। नाउ हम आ गए B.2 पेज पे, रेमिटेंसेस फॉर इंपोर्ट पेमेंट। इंपोर्ट पेमेंट की रेमिटेंस करनी है, क्या होता है कि आप पेमेंट तो कर देते हो, है ना, और आपका बिल ऑफ एंट्री क्लोज नहीं होता, और बिल ऑफ एंट्री के क्लोज ना होने की वजह से आईडीपीएमएस में वो पेंडिंग दिखता है, फिर आरबीआई से मेल आती रहती है, भैया आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ एंट्री, है ना। बैंक वाला भी आपको रिमाइंड करा रहा होता है, भाई इसको क्लोज कराओ क्लोज कराओ। तो बैंक वालों को आप क्या देते हो? आप बोलते हो कि यार देखो, ये जो बिल ऑफ एंट्री इशू हुआ है हमारे फेवर में, वो कस्टम डिपार्टमेंट करता है, उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट तो कर दी है, और क्या चाहते हो भाई? भाई बिल ऑफ एंट्री, हमने गुड्स इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में तो बिल ऑफ एंट्री जनरेट नहीं होगी ना, तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात हो रही है। तो हमने गुड्स इंपोर्ट कर लिया, और देखो जी गुड्स भी वैलिड है, लीगल गुड्स हैं, जो आप अलाउ करते हो, तभी तो आपके कस्टम ने उसको अलाउ किया है। क्योंकि जब आप कस्टम से गुड्स एंट्री कराते हो, इंपोर्ट इंपोर्ट इनटू इंडिया करते हो, बाहर से इंपोर्ट करते हो चीज़ें, तो उस टाइम कस्टम पूरी इंस्पेक्शन करता है, चेक करता है, और फिर बिल ऑफ एंट्री जनरेट कर देता है। इट मीन्स कि कस्टम ने बिल ऑफ एंट्री जनरेट कर दिया। अब आपको सेकेंड स्टेप है, आप उसकी पेमेंट करोगे। तो बोलो भाई, तुम अपने बैंक में जाओ, लो भाई इसको पेमेंट कर दो, और पेमेंट करके क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है जी। तो रेमिटेंस क्या होता है? मतलब पेमेंट। देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना रेमिटेंस वर्ड बहुत यूज होता है, इनवर्ड रेमिटेंस, आउटवर्ड रेमिटेंस, कोई भी बोलता है इनवर्ड रेमिटेंस का काम जानते हो क्या, आउटवर्ड रेमिटेंस का काम जानते हो? तो आउटवर्ड रेमिटेंस के केस में वो बेसिकली आपको इंपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो एडी कैटेगरी बैंक में अलाउ रेमिटेंस फॉर मेकिंग पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स इनटू इंडिया, इंडिया में इंपोर्ट कर लिया तो एडी बैंक आपको अलाउ करेगा पेमेंट करो, आफ्टर इंश्योरिंग दैट
ऑल द रिक्विजिट डिटेल, लेकिन वो आपसे ना सारी रिक्विजिट डिटेल जो चाहिए पेमेंट के टाइम के वो लेता है, आर मेड अवेलेबल बाय द इम्पोर्टर। इम्पोर्टर से वो सारी की सारी पेमेंट्स डिटेल मांग लेता है रेमिटेंस करते टाइम, ये सारी ट्रांजेक्शन बोनाफाइड हुई है, मतलब लीगली हुई है एज पर एप्लीकेबल लॉ। ठीक है। इंपोर्ट लाइसेंस तो एक अलग चीज़ है, इंपोर्ट लाइसेंस इशू किया जाता है तभी आप इंपोर्ट करते हो। ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये सब तो चलो आप पेमेंट करोगे तो आपके अकाउंट में तो आईएनआर है, तो उनको आप बोलोगे कि भैया मेरे आईएनआर को कन्वर्ट कर दे यूएसडी में या जीबीपी में, जिस करेंसी में पेमेंट करना चाहते हो। अब ये देखो, एडी बैंक शुड इंश्योर दैट ऑल इंपोर्ट रेमिटेंसेस आउटस्टैंडिंग ऑन द नोटिफाइड डेट ऑफ आईडीपीएमएस आर अपलोडेड इन आईडीपीएमएस। एडी बैंक, एडी बैंक की ड्यूटी बनती है, देखो आईडीपीएमएस, इसमें एक तो बिल ऑफ एंट्री की डिटेल चली जाती है, जो आपको आउटस्टैंडिंग रेमिटेंस के आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ एंट्री की डिटेल आती रहती है। आईडीपीएमएस में बैंक वाले भी एक डिटेल बनाते हैं, ये पेमेंट्स हो गई है और इन पेमेंट्स को जो है ना बिल ऑफ एंट्री से नॉक ऑफ नहीं किया गया है। मतलब कि आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो इंपोर्ट के अगेंस्ट, तो बैंक वालों को कैसे याद करेगा, बैंक वाला भी तो ट्रांजेक्शन की एक डिटेल बनाएगा ना, तो बैंक वाले भी इस ट्रांजेक्शन को आईडीपीएमएस से लिंक कर देता है। तो इसका मतलब आईडीपीएमएस से दो रिपोर्ट जनरेट हो सकती है, तो आप अपने बैंक को दो चीजें मांग सकते हो। एक तो जो मैंने पेमेंट्स किए हैं उन पेमेंट को मुझे क्लोज करना अपने बिल ऑफ एंट्री के अगेंस्ट, तो मुझे आप वो ना आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो अभी क्लोज नहीं हुई है, बिल ऑफ एंट्री के साथ नॉक ऑफ नहीं हुआ है, वो डिटेल दे दो। दूसरी चीज, मुझे बिल ऑफ एंट्री जो पेंडिंग है आपके रिपोर्ट रिकॉर्ड में वो दे दो। तो दो चीजें हो गई। हम्म। चलते हैं आगे। इसमें कुछ खास नहीं है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अपने काम की चीज क्या है। टाइम लिमिट की कितनी देर में पेमेंट करते थे, कोविड और की वजह से इसको एक्सटेंड पे एक्सटेंड कर रहे थे। ठीक है, वही सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए आप मांग सकते हो, रिक्वेस्ट डाल सकते हो। देखो क्या है, केसेस नॉट कवर्ड बाय द अबव इंस्ट्रक्शन बियॉन्ड द अबव लिमिट मे बी रेफर टू द कंसर्न रीजनल ऑफिसर ऑफ आरबीआई। अगर कोई चीज़ है जो बैंक नहीं कर पा रहा है तो रीजनल ऑफिस को रेफर कर दिया जाएगा आरबीआई के द्वारा। ठीक है ना। तो द अबव शैल बी रिपोर्टेड इन द आईडीपीएम, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे, और बिल ऑफ एंट्री का जो पेमेंट एक्सटेंशन डेट है वो भी अपडेट होके आ जाएगा कि चलो इसकी पेमेंट करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है। ये वाला पार्ट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। थर्ड पार्टी पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन, ये भी देखो थर्ड पार्टी पेमेंट क्या है। इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन में आपको जिस बंदे ने गुड्स दिया है वो पेमेंट नहीं ले रहा है, वो पेमेंट कर रहा है, आप पेमेंट ना तीसरे बंदे को दे दो। तो ऐसे केस में बैंक वाला बोलेगा भाई तीसरे बंदे से कैसे हम उसको पेमेंट कर देंगे, तूने गुड्स किसी और से लिया है। तो आपको ना एक एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा, आपका जो सामने वाला जो बंदा आपको भेज रहा है गुड्स, उस बंदे से वो थर्ड पार्टी एग्रीमेंट चाहिए कि भाई इसको पेमेंट करने को बिल ऑफ एंट्री में ये चीज़ मेंशन भी होनी चाहिए, उस बंदे का नाम जिसको आप पेमेंट करोगे। अदरवाइज बैंक नहीं करने वाला आपको, बैंक बोलेगा नहीं जिसने गुड्स दिया है ना हम तो उसी को पेमेंट करेंगे। तो जब भी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि जिसको पेमेंट हो रही है उसका नाम बिल ऑफ एंट्री में चाहिए और एग्रीमेंट भी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड पार्टी पेमेंट्स है तो उस केस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। ठीक है, एडी बैंक को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि हाँ ये सारे लीगल ट्रांजेक्शन है। इनवॉइस में, नरेशन में उस बंदे का थर्ड पार्टी का नाम होना चाहिए। बिल ऑफ एंट्री में देखो शुड मेंशन द नेम ऑफ द शिपर एज ऑल्सो द नरेशन दैट द रिलेटेड पेमेंट हैज टू मेड टू द थर्ड पार्टी। बिल ऑफ एंट्री में ये भी है कि ये शिपर ये है जो गुड्स दे रहा है आपको, और जिसको पैसा देना है उसका नाम होना चाहिए। ठीक है। नाउ इम्पोर्टर शुड कंप्लाई विद द रिलेटेड एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू इम्पोर्ट्स इंक्लूडिंग दोज एंड एडवांस पेमेंट बीइंग मेड। अब इम्पोर्टर, जो इम्पोर्टर है अगर एडवांस पेमेंट कर रहा है तो एडवांस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करेगा। चलो, ये हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये भी था वो हमने देख लिया है। और क्या है, अब चलते हैं एडवांस रेमिटेंस। एडवांस रेमिटेंस क्या है,
आप अपने इंपोर्ट की पेमेंट कर रहे हो, है ना, लेकिन जहां से जिस कंट्री से आप इंपोर्ट कर रहे हो ना, वो बंदा ये बोल रहा है कि नहीं भैया मुझे ना तुम पे भरोसा नहीं, तुम गुड्स ले लोगे और उसके बाद हमें पैसा ही नहीं दोगे, तो हमें ना एडवांस में दे दो पैसा। तो एडवांस में आप कैसे पैसा दे दोगे, आपके पास तो कोई पेपर होगा नहीं, तो आप उससे मांगोगे, वो बंदा कुछ तो दो, या फिर आप उसको बोलोगे ना भाई परचेज ऑर्डर दे दे, मतलब आपको खरीदनी है गुड्स, तो आप परचेज ऑर्डर उसको दोगे तभी तो वो आपको भेजेगा। और वो बंदा आप अपने आप को एडवांस पेमेंट लेने के लिए क्या करेगा, आपने परचेज ऑर्डर दिया उसको, तो वो आपको पीआई देगा, परफॉर्मा इनवॉइस। पीआई में वो सारी चीज़ें लिख देगा कि ये गुड्स मैं भेजूंगा, इस डेट को भेजूंगा, और मुझे पेमेंट्स 100% एडवांस चाहिए। तो ऐसे केस में आपका परचेज ऑर्डर, उसका पीआई, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और उस बेस पे आप उसको पेमेंट कर सकते हो। तो देखो क्या है, एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एडी कैटेगरी अलाउ, एडी बैंक जो है में अलाउ एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट एनी सीलिंग सब्जेक्ट। बिना लिमिट के वो आपको अलाउ कर सकता है पेमेंट करने को, लेकिन कुछ उन्होंने कंडीशंस दे दिए कि इस केस में 2 लाख ही करेंगे, इस केस में 5 लाख तक कर देंगे, ठीक है ना। तो वो सब बस अभी यहाँ पे यही याद रखो कि हाँ ठीक है, एडवांस पेमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। ये वाला पॉइंट देखो, ऑल पेमेंट टुवर्ड्स एडवांस रेमिटेंस फॉर इम्पोर्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड कंडीशन एंड एडी बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज, राइट। ये वाला जो है ना, आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज, ORM, फॉर ऑल सच आउटवर्ड रेमिटेंस इन IDPMS। तो IDPMS से जैसे मैंने बोला था ना, 2 रिपोर्ट्स निकलेंगी, एक की आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ एंट्री की, और एक की भाई मैंने कितनी ऐसी पेमेंट्स कर दी हैं जिसको अभी नॉक ऑफ करना बाकी, जिसके अगेंस्ट बिल ऑफ एंट्री आ गया उसको नॉक ऑफ करना पड़ेगा। तो वो जो पेमेंट वाली जो डिटेल है ना, उसको हम बोलते हैं ORM, आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेज, ठीक है। एंड फॉलो द अदर एक्सटेंट IDPMS गाइडलाइंस। तो एक और टेक्निकल वर्ड आ गया, ORM रिपोर्ट। प्रैक्टिकली जब आप काम करोगे तो आप बैंक से ORM की बात करोगे, तो IDPMS को फॉलो करना है, ठीक है। एडवांस रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ रफ डायरेक्ट, ये कोई अपनी स्पेशल केसेस हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बेस्ड ऑन द एडी कोड डिक्लेयर्ड बाय द इम्पोर्टर, इम्पोर्टर क्या करता है, एडी कोड डिक्लेयर करता है कस्टम डिपार्टमेंट को। नहीं तो कस्टम डिपार्टमेंट को क्या पता आपका कौन सा बैंक है, आप बताओगे ना कि भाई मेरा ये बैंक है, ठीक है ना। तो कस्टम वाला आप डिक्लेयर करोगे, द बैंक शैल डाउनलोड द बिल ऑफ एंट्री, बैंक डाउनलोड करेगा बिल ऑफ एंट्री इशूड बाय EDI पोर्ट। EDI पोर्ट इशू करती है, और EDI पोर्ट जो इशू करती है वो क्या करती है, बिल ऑफ एंट्री मास्टर इन IDPMS। तो IDPMS में बिल ऑफ एंट्री मास्टर अपडेट कर देते हैं फॉर नॉन EDI पोर्ट। अगर नॉन EDI पोर्ट की बात करिए तो EDI पोर्ट का तो बिल ऑफ एंट्री मास्टर जनरेट हो गया, जो नॉन EDI पोर्ट होंगे, तो एडी बैंक ऑफ द इम्पोर्टर, मतलब इम्पोर्टर का जो एडी बैंक होगा, जो आपका बैंक होगा, शैल अपलोड द बिल ऑफ एंट्री डाटा इन IDPMS एज पर मैसेज फॉर्मेट, मैनुअल बिल ऑफ एंट्री रिपोर्टिंग ऑन डेली बेसिस ऑन रिसीप्ट ऑफ बिल ऑफ एंट्री फ्रॉम द कस्टमर और कस्टम ऑफिस। मतलब कई बार ऐसा होता है, बिल ऑफ एंट्री तो है लेकिन IDPMS में नहीं आ रहा क्योंकि वो EDI पोर्ट से लिंक नहीं होगा, नॉन EDI पोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है EDI। मतलब जिस पोर्ट से आप इंपोर्ट कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वहाँ पे EDI पोर्ट हो डिक्लेयर्ड। तो ऐसे केस में बिल ऑफ एंट्री तो तब भी इशू हो जाएगी, और बैंक में आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट भी करनी है और क्लोज भी कराना है, ठीक है ना। तो ऐसे में IDPMS में अपडेट करना, ये भी एक क्वेरी थी, एक मतलब एक दोस्त ने एक क्वेरी लिखी थी कि सर मेरा जो बिल ऑफ एंट्री वो IDPMS में नहीं आ रहा है, तो क्यों क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नॉन EDI पोर्ट से होगा। तो यहाँ पे आप बिल ऑफ एंट्री दोगे और उनसे बोलोगे भाई इसको अपडेट करना है, तो वो मैनुअल बिल ऑफ एंट्री रिपोर्टिंग करेगा बैंक, ठीक है। कस्टमर या फिर कस्टम्स ऑफिस, वहाँ से भी किया जाएगा। AD बैंक विल एंटर बिल ऑफ एंट्री डिटेल एंड मार्क ऑफ ORM एज पर मैसेज फॉर्मेट बिल ऑफ एंट्री सेटलमेंट। ऐसे केस में जो AD बैंक है, बिल ऑफ एंट्री डिटेल
एंटर करेगा और ORM को नॉक ऑफ करेगा, आउटवर्ड रेमिटेंस मैसेजेस। जब आप जाओगे ना कि भाई ये पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये रहा बिल ऑफ एंट्री, तो ये वाला पार्ट है। इन केस ऑफ पेमेंट आफ्टर रिसीट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, अब आपने बिल ऑफ एंट्री रिसीव कर लिया, अब पेमेंट करनी है। एडी बैंक शैल जनरेट ORM फॉर इम्पोर्ट पेमेंट। एडी बैंक ORM जनरेट करेगा बाय द इम्पोर्टर कस्टमर एज पर द मैसेज फॉर्मेट बिल ऑफ एंट्री सेटलमेंट। तो यहाँ तो ऑलरेडी बिल ऑफ एंट्री आ गया है, उसके बाद पेमेंट तो सेम टाइम हैंड टू हैंड ORM से वो जनरेट करके नॉक ऑफ कर देगा। मल्टीपल ORMs कैन बी सेटल्ड अगेंस्ट सिंगल बिल ऑफ एंट्री। मान लेते हैं कि एडवांस पेमेंट हम $500 कर रहे हैं, $1000 कर रहे हैं, $500, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी हमने ORM कर लिए, पेमेंट्स कर लिए, 10 पेमेंट्स कर लिए, और बिल ऑफ एंट्री $50,000 का आ गया। तो इन 10 को इस $50,000 से नॉक ऑफ कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें कि मल्टीपल ORM कैन बी सेटल्ड अगेंस्ट सिंगल बिल ऑफ एंट्री एंड ऑल्सो मल्टीपल बिल ऑफ एंट्री कैन बी सेटल्ड अगेंस्ट वन ARM। अब मेरा एक आउटवर्ड रेमिटेंस जो है मैसेज या आउटवर्ड रेमिटेंस करा है वो $1,00,000 का है, और मेरी शिप जो बिल ऑफ एंट्री है वो $15,000 है, $10,000 है। तो इन सबको हम कंसोलिडेट करके एक ORM के साथ एडजस्ट करवा सकते हैं, नॉकऑफ करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होगा फिर से कि जो आप पेमेंट कर रहे हो जिस बंदे को, उसका नाम बिल ऑफ एंट्री में होना चाहिए, तभी तो वो बैंक वाला। ऐसा थोड़ी ना कि आपने पेमेंट किसी और को किया और बिल ऑफ एंट्री किसी और इम्पोर्ट के अगेंस्ट जो आपने किया होगा उसको नॉकऑफ करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना है हमें यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था इस सर्कुलर का। द रेमिटेंस फॉर द ट्रांजेक्शन एट 1 and 2 above सब्जेक्ट टू द। देखो कई बार क्या होता है, कई चीज़ें लॉ में अगर नहीं होती ना, तो अगर वो बोनाफाइड ट्रांजेक्शन हुई है तो ऐसे में एक कॉमर्शियली जजमेंट भी लिया जाता है। हाँ यार ठीक है, KYC किया हुआ हमारा कस्टमर, ऐसे एक एक्सेप्शनल केसेस में भी चीज़ों को क्लोज किया जा सकता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ें यहाँ पे कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है, बस याद रखने वाली बात है। बस वही सारी चीज़ें कि रीजनल ऑफिस ऑफ जो RBI है उसकी अप्रूवल के साथ AD जो है वो ORM जनरेट करेगा, IDPMS में रेगुलेट करेगा, IDPMS को नॉक ऑफ करेगा, ये उनका काम है। हम यहाँ पे बहुत ही सिंपल टॉपिक, जनरल टॉपिक ले रहे हैं जिसमें इश्यूज आते हैं। ये तो एक अलग स्पेशल केस है, नॉर्मल केस नहीं है ये। ये आपने कई बार लिया होगा, रिसीट ऑफ इम्पोर्ट बिल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब बाहर से बिल आ गया, जैसे हम एक्सपोर्ट के केस में फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग कराते हैं ना, यहाँ से पूरा का पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का सेट बना के भेजते हैं फॉरेन के बैंक में कस्टमर को अपने। ऐसे इंपोर्ट के केस में भी तो हो सकता है ना, उसने अपने बैंक के थ्रू हमारे बैंक में अपने बिल भेज दिए हो, और हम अपनी शिपमेंट तब तक नहीं ले सकते जब तक हम अपने बैंक से वो डॉक्यूमेंट ना रिलीज करा लें, है ना। और उस बंदे ने अगर कंडीशन ऐसी डाल दी है कि भाई डॉक्यूमेंट रिलीज अगेंस्ट पेमेंट, तो भैया अब तुम अपने बैंक को पहले पेमेंट करो। बैंक बिना पेमेंट के वो डॉक्यूमेंट ही नहीं देगा आपको, चाहे वो आपके पोर्ट पे गुड्स आ गया हो, आपको डेमरेज पे करना पड़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। बैंक आपको बिल, बिल में क्या होता है, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग होगा, है ना, ओरिजिनल उसके इन्वॉइस होंगे, वो सारे होंगे, जिसके बेस पे कस्टम डिपार्टमेंट आपको वो डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा। अपने बैंक के पास जाओगे, बैंक को बोलोगे यार इसकी पेमेंट करनी है, बैंक वाला बोले ठीक है, या फिर ऐसा करो यार पेमेंट कर ले लेना, आज मुझे ये डॉक्यूमेंट दे दो, मेरा वहाँ पे शिपमेंट आ गया है, मैं नहीं तो डेमरेज। तो बैंक वाले बोले नहीं भाई, पहले तो पेमेंट कर, फिर डॉक्यूमेंट से रिलीज होंगी, डॉक्यूमेंट ले जाके अपनी शिपमेंट पे जा, जहाँ पे भी गुड्स इम्पोर्ट हुआ है, ठीक है, वहाँ से तभी। तो ये पार्ट है। तो एक काम करते हैं, इस पार्ट को हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो कवर करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की होगी उससे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको, और आपके काम में थोड़ी बहुत हेल्प होगी, या फिर अपने आप को डिफेंड करने में कि बैंकर्स अगर कुछ बोल रहे हैं या फिर कोई और कुछ बोल रहा है तो हम उसको एक ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है। गूगल पे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप डालो तो 10 चीज़ें खुल के आ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों में वो सब काम नहीं आती है। कभी आपने देखा बैंक वाले को ये बोलते हुए, बैंक वाले ने कभी आपको बोला कि हाँ ठीक है गूगल से कुछ लेके आ जाओ, हम एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, वो तो हमेशा ये बोलेंगे मास्टर डायरेक्शन, गाइडलाइंस, सर्कुलर,
किसी एक्ट में क्या है ये बताओ, फेमा में क्या है, आरबीआई ने क्या बोला है ना? तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।